A very good morning to all of you. Just a moment, just a moment. If any doubt is there from previous lecture, you can ask. Otherwise, today we will do some important concepts of LPP. उसमें आपकी definitions वगैरह आज हम करेंगे, which can come as your one. पिछले lecture में से, if you are having any doubt, you can ask. Okay, fine. Then we are starting with the revisions of LPP. Some important concepts first of all, and then एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूंगी अगेन कि ये आपका जो ग्राफ्स वगैरह है आपने किस तरीके से बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग ये बुक में आपको मिल जाएंगी डेफिनेशंस. अदरवाइज मैं इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगी. फर्स्ट है जैसे हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एलपीपी हम किसको कहते हैं? एलपीपी जो है हमारी ये प्रॉब्लम है which deals with the optimization. Optimization means maximize करना है या minimize करना. Optimization means maximize और minimize. किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, तो प्रॉब्लम विच डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन जो हमारी होती है दैट इज z, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने प्रॉफिट को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से डिनोट होती है आपकी. दैट इज अ लीनियर फंक्शन. और ये जो है आपका, इसकी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसको या मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स. जिसमें लीनियर फंक्शन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आपकी x और y में होती है. एंड इट्स सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ कंडीशंस या नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन दीज वेरिएबल्स. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की आपकी डेफिनेशन बनेगी, प्रॉब्लम which deals with the optimization of a linear function of a number of variables x, y. x, y में हम ये फंक्शन लेके चलते हैं subject to a number of conditions जिनको हम क्या कहते हैं? constraints. आपको पता होगा जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं STC लिखती थी, दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, की इन लिमिटेशंस के साथ हमने जो है इस लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. लीनियर फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स x, y subject to a number of conditions on these variables is called a linear programming problem. Then second आपने definition करनी है objective function. ये मैंने वैसे ऊपर बता भी दिया, जिसको हम z से डिनोट करते हैं. Objective function क्या है? That is a linear function of the form z is equal to ax plus by. Linear function of the form z is equal to ax plus by, where a and b are the linear function of the form z is equal to ax plus by, which is to be optimized. जहां पे भी optimum word से बन गया आपका, optimization आ गया, optimized आ गया, means you are to maximize or minimize it. So that is called an objective function. After that we are having number 3. आपको constraints पता होने चाहिए. These are the linear inequalities. लीनियर इनइक्वालिटीज किस पे होती हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज ऑन द वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? x एंड y.
तो constraints are the linear inequalities on the variables x and y. उसके बाद feasible region, मैं काफी इसकी बात करती रही हूँ जब हमने questions discuss किए हैं. Feasible region means common region जो होगा determined by all the constraints and non-negative constraints. Non-negative constraints हम कौन से लेके चलते थे? y greater than equal to 0, x greater than equal to 0. तो जितना भी common region है, feasible region means common region. जितने भी हमें inequalities given है, उनका जो common region बनता है, that is called the feasible region. तो common region determined by all the constraints and the non-negative constraints of an LPP is called the feasible region. That is the main, मतलब जो आपको इसमें समझना है, that is कि ये common region है आपका. Then an infeasible region, region other than feasible region. मान लो मेरा ग्राफ जो है ये वाला जो है, दिस वन इज द feasible region. तो इसके अलावा जो मैंने ये डार्कन किया है, इसके अलावा शेडेड रीजन के अलावा बाकी का जो एरिया है आपका, दैट इज द इनफिजिबल रीजन. उसके बाद हमारे आते हैं फिजिबल सॉल्यूशंस. पॉइंट्स इनसाइड द फिजिबल रीजन and on the boundary of the feasible region, these are known as feasible solutions. So जितने भी points हैं inside the feasible region and on the boundary, बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी लेके चलने हैं, क्योंकि हमारी ये लाइंस हम जब लेते हैं, प्लॉट करते हैं, सॉलिड लाइंस होती हैं. तो पॉइंट्स इनसाइड द फिजिबल रीजन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन, इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशंस. और इसी तरीके से इनफिजिबल सॉल्यूशंस बनेगा आपका. तो पॉइंट्स आउटसाइड द फिजिबल रीजन. जितने भी पॉइंट्स आपके फिजिबल रीजन से आउटसाइड बनेंगे, वो हमारे पॉइंट्स होते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशंस. उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आता है. कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नंबर 8 है हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे है हमारा? दिस इज इन द फिजिबल रीजन. तो एनी फिजिबल सॉल्यूशन वी कैन राइट डाउन any feasible solution which maximize or minimize the objective function, that is called the optimal solution. अब हमने ये लेके चलना है कि ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड आता है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट. वो डिपेंड करता है z की प्लॉटेशन पे. z को हम प्लॉट करते हैं अनबाउंडेड रीजन में. अगर हमारा z जो है, इसका सॉल्यूशन हमारे जो है फिजिबल सॉल्यूशन या फिजिबल रीजन की तरफ आ रहा होता है, यानी कि z का जो सॉल्यूशन है और जो हमारा फिजिबल रीजन है, अगर वो कॉमन बन रही होती हैं, तो देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. बट अगर वो ऑपोजिट साइड्स पे आ रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी हमारी बन रही होती है, वो आंसर एज इट इज आ जाता है. तो फिजिबल रीजन जब अनबाउंडेड है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. बट अगर वो एग्जिस्ट, तो वो कहाँ पे करेगा? जो भी आपका फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा. आपको पता है जो भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? कॉर्नर पॉइंट्स से मिलती हैं. कॉर्नर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि जो कॉर्नर पॉइंट्स के हमारे ये होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज में पुट कर देते हैं, और वहां से जो भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, दैट इज आवर आंसर अकॉर्डिंगली, कि हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. तो नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है कि कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड बोलते हैं हम इसको. कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड, ये आई थिंक आप लोगों ने +1 में की भी होगी. अगर नहीं की हुई तो अब कर लेना ध्यान से.
अब इसमें कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड में हम क्या करते हैं, सेम वही जो अभी तक हमने किया है, ये उसी मतलब मेथड का आपका नेम है। सबसे हम स्टेप 1 क्या करते हैं इसमें, कि हमारी जो एलपीपी है वो हम फॉर्म करते हैं विद द गिवन कंडीशंस, फॉर्मुलेट बोलते हैं इसको। अगर आपका क्वेश्चन में आता है फॉर्मुलेट द एलपीपी, इट मींस आपने जो इक्वेशंस है सिर्फ वो बना के छोड़ देनी है। अगर सॉल्व इट ग्राफिकली भी लिखा है देन ओनली यू आर टू प्लॉट द ग्राफ। और पेपर में अपना ग्राफ पेपर जो है 1 या 2 जरूर रखना, क्योंकि ये आपका चैप्टर है तो इसके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं, 3 का अगर हम अप्रोक्सीमेट लेके चलें तो 17 जो है अप्रोक्सीमेट 16 या 17 मार्क्स का आपका पर चैप्टर बनता है। तो कोई भी टॉपिक आपने उसमें से नहीं छोड़ना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी कवर हो रही है पेपर। तो तीनों चैप्टर्स अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि एग्जाम्स के लिए भी आप अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। साथ के साथ करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी को। फॉर्मुलेट द एलपीपी मींस हम इसकी जो इनइक्वालिटीज होते हैं वो बनाते हैं। जैसे मैंने मान लो बना लिया कि x प्लस वाई जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये मेरी इनइक्वालिटी है। ये जितनी भी मेरी इक्वेशंस बनती हैं, इनइक्वालिटीज बनती हैं, ये जब मैं सारी लिख लेती हूँ तो ये मैंने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया, मतलब उस पे बेस्ड कह लो कि जो भी मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स बन रहे हैं मैंने वो बना दिए हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा बनता है, उसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। इनइक्वालिटी को जो है हम इक्वालिटीज में जो है कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम ले लेते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 वाला, जैसे मैंने अभी केस लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 लेके हम इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करते होते थे। तो ये हमारा 0 100 या 100 0 से पास करेगा। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये आपके पॉइंट्स जरूर लिखे होने चाहिए, ताकि जब आपके कॉर्नर पॉइंट्स निकलते हैं तो आपको उसको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, बाद में ढूंढना ना पड़े कौन सा पॉइंट कौन सा है। और यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, इनइक्वालिटी नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि ये हमने सॉलिड लाइन ड्रॉ की है, तो ये लाइन जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 100। वो बात अलग है कि बाद में जो है हम इसका शेडेड रीजन अकॉर्डिंग टू जो है मतलब ले लेते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन द ऑरिजिन टेस्ट या किसी और पॉइंट का टेस्ट लेके। ऑरिजिन टेस्ट आपने सिर्फ तभी परफॉर्म करना है अगर आपकी जो गिवन लाइन है वो ऑरिजिन में से पास नहीं कर रही है। अगर ये ऑरिजिन में से पास करेगी तो आपने जो है ऑरिजिन टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वहां से आपको जो ऑथेंटिक रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो जो भी आप पॉइंट लेके फिजिबल जो आपका रीजन है या फिजिबल सॉल्यूशन है, जब आप उसको आइडेंटिफाई करने लगे हो तो आपने ये ध्यान रखना है जो भी पॉइंट आप यहाँ एक्स और वाई के लिए लोगे दैट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर वो लाई नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे ऑरिजिन लेती हूँ तो ऑरिजिन लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो इसकी शेडिंग इस तरफ आ जाएगी। तो ये आपका जो है ग्राफ प्लॉट कर दिया आपने पहले। उसके बाद आपने फिजिबल सॉल्यूशन जो है, थर्ड स्टेप हमारा बनता है कि हम जो भी हमारे लाइंस से फिजिबल सॉल्यूशन बन रहा होता है, मान लो मेरी सेकंड लाइन ये है और इसकी शेडिंग इस तरफ आ रही है, तो ये जो है मेरा दिस वन विल बी माय शेडेड रीजन, जिसको मैं फिजिबल रीजन बोलूँ। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज द फिजिबल रीजन। उसके बाद हमने क्या करना है, फिजिबल सॉल्यूशंस जो है वो हम निकाल लेते हैं। फिजिबल सॉल्यूशंस मींस कि हम जितने भी ये हैं, जो मैंने अभी ये ऑरिजिन टेस्ट बताया था आपको, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनका कॉमन रीजन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर कॉर्नर पॉइंट पे z निकालते हैं। आपको पता है कि आप क्या करते हो, कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हो एंड देन यहाँ पे z जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शन वो निकाल लेते हो। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे पुट करते हैं और z की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मान लो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। अगर तो मेरा रीजन बाउंडेड है
तो यहाँ पे हमारा काम खत्म। मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वाली वैल्यू इज योर आंसर, मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वाली जो वैल्यू है दैट इज योर आंसर। इन केस अगर ये रीजन हमारा अनबाउंडेड होता, यानी कि मान लो जो आपका सॉल्यूशन बनता फिजिबल वो ऐसे बनता, तो ये इंटरसेक्शन हमने पॉइंट निकाल लेना था। मान लो x1 y1 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 100 0 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मान लो मैं मैक्सिमाइज का एग्जांपल देती हूँ, मुझे ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना है, तो ये m जो है अनबाउंडेड के केस में इट मे और मे नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, z को, क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन m पुट कर देंगे, साथ में इक्वल टू नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन हमने m पुट कर दिया। अब इस वाले में z को आप प्लॉट करोगे, डॉटेड लाइन प्लॉट करोगे, क्योंकि यहाँ पे साथ में इक्वल टू का साइन नहीं है। देन इसकी शेडिंग चेक करोगे, मान लो शेडिंग इसकी इस तरफ आ रही है, मेरा जो फिजिबल रीजन है उसकी शेडिंग उस तरफ आ रही है, दोनों ऑपोजिट साइड्स में है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। बट अगर आपकी z की शेडिंग इसी तरफ आ रही है तो इसमें ये शेडिंग इस तरफ भी जाएगी, शेडिंग और फिजिबल रीजन दोनों सेम साइड में है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अनबाउंडेड के केस में z प्लॉट करने पे अगर z की शेडिंग भी इधर ही आ रही है, सेम साइड पे दोनों की शेडिंग आ रही है, कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है दोनों का, तो यू विल राइट डाउन नो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो हमारा मेथड है दिस इज द कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड। तो एलपीपी में जो आप मेथड अडॉप्ट कर रहे हो दैट इज द कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड। अब इस पे बेस्ड हमारे 1 मार्क वाले जो हैं क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट यू हैव टू डू। अब मैं 1 मार्क वाले सम क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर रही हूँ। डेफिनेशंस आप कर लोगे, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो मैंने भी प्रीवियसली आपको बताई हैं। लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स भी हमने कर ली हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं जो, उनको हम लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। लीनियर हम इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि जो इनकी डिग्री है कह लो कि दैट इज 1, ए एक्स भी आपकी y की भी आपकी पावर जो है 1 है। नाउ इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन जो है हमारे इस टाइप के आ सकते हैं कि ग्राफ जो है वो हमें गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना होगा उसके कॉन्स्ट्रेंट्स को। तो शेडिंग के बेसिस पे जो है आप उसके कॉन्स्ट्रेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो मुझे गिवन है एक ग्राफ गिवन है इस तरीके से, these are the axes, और यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है और इसकी शेडिंग मुझे इस तरफ की। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू राइट डाउन द लीनियर जो कॉन्स्ट्रेंट है इसका वो लिखना है, मुझे लीनियर इनइक्वालिटी लिखनी है। यहाँ पे मुझे इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 6। अब देखो शेडिंग इसकी नीचे की तरफ आ रही है, ये ऑरिजिन है, मैं क्या करूंगी शेडिंग वाली साइड से एक पॉइंट ले लूंगी, ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा तो मेरे लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है ऑरिजिन वाला टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ऑरिजिन 0 और 6, 0 लेस देन 6 है, हमें पता है कि जब हम ये वाले कॉन्स्टेंट्स लेते हैं हम इक्वल टू का साइन साथ में लगाते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है, शेडिंग वाली साइड जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस मेरी ये जो इनइक्वालिटी बनेगी दैट विल बी 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। आपको ये ग्राफ गिवन होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन होगी, आपको इनइक्वालिटी फॉर्म करनी होगी। तो अगर ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा, ओरिजिन वाले पॉइंट्स यहाँ पे पुट करो, 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है, शेडिंग इसी साइड पे है, तो इट मींस ये लेस देन इक्वल टू 6 वाला केस है। मान लो अगर यही पॉइंट मुझे ऐसे गिवन होता, और इसकी शेडिंग इस तरफ, तो मैंने इधर ओरिजिन पुट किया है 0 0 6 लेस देन बनना था अगेन मेरा, बट शेडिंग मेरी ऑपोजिट साइड पे जा रही है,
ऑपोजिट साइड पे कब जाती है, जब इधर वाला पॉइंट फॉल्स कंडीशन देता है। तो इधर वाला पॉइंट फॉल्स मीन्स 0 <6 फॉल्स है। तो मुझे क्या करना है, 2x + 3y > 6 लेना। क्यों? क्योंकि मुझे इस कंडीशन को फॉल्स बनाना है। ओरिजिन टेस्ट जब मैं ले रही हूँ 0 + 0 > 6 फॉल्स आएगा, तभी शेडिंग दूसरी तरफ जाएगी, इधर नहीं आएगी। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चंस आपके 1 मार्क में आ सकते हैं, तो वो आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से इनको करना है। देन इनइक्वालिटीज के ग्राफ जो है, इनइक्वालिटीज अब एक तो इसमें ये बन गई 2x + 3y > 6। दो इनइक्वालिटीज आपको मैंने बोला है कि वो हमने हमेशा लेनी ही लेनी है। फर्स्ट वन x > 0, सेकेंड वन y > 0। ये दोनों इनइक्वालिटीज हमने हर उसमें सम के अंदर लिखनी ही लिखनी है, चाहे हम जो है एलपीपी फॉर्म कर रहे हैं, चाहे हमें जो है मतलब उसमें से इनइक्वालिटीज ढूंढने के लिए कहा गया। अब यहाँ पे सिंगल 2x + 3y = 6 है, बट मेरी ये शेडिंग इस तरफ भी आ रही है, तो यहाँ पे x > 0, y > 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। x > 0, y > 0 आप उस केस में लिखेंगे जहाँ पे इस वाले लाइन से नीचे, यानी कि y नेगेटिव नहीं आ रहा और इधर आपका x नेगेटिव नहीं आ रहा। यानी कि अगर ये शेडेड रीजन आपको गिवन होगा, देन 2x + 3y < 6 के साथ आप ये दो कॉन्स्ट्रेंट्स जो है ये भी दे दोगे। बट अगर ये ऐसे शेडिंग गिवन है, तब आप सिर्फ इसको क्या लिखोगे, 2x + 3y < 6। फिर आप ये दोनों जो इनइक्वालिटीज हैं आपकी, इनको नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना है आपने। फिर 1 मार्क में अगेन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, एक इनइक्वालिटी कोई भी आपकी आ सकती है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन मान लो मुझे ये गिवन है, एक इनइक्वालिटी दे दी और उस पे बेस्ड डिफरेंट ग्राफ्स दे दिए, तो आपको वो बताना होगा कि कौन सा ग्राफ जो है वो किस बेसिस पे जो है ये आपका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब नीचे जो ग्राफ्स गिवन है उनमें से कौन सा ग्राफ ऊपर वाली गिवन जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब वन क्वेश्चन अगेन आपका बनता है, मान लो आपको गिवन है, फिलअप्स ले रही हूं मैं, कि एक एलपीपी हमें गिवन है, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज या रिस्ट्रिक्शंस जो भी हम लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉन्स्ट्रेंट्स उनको हम कहते हैं। In an LPP, the objective function is always dash, so that is a linear function. If the feasible region for an LPP is dash, then the optimal value of the objective function z is equal to ax plus by may or may not exist. May और may not exist हमारा किस केस में आता था, अनबाउंडेड के केस में। तो मतलब आपका जो ग्राफ है दैट विल बी अनबाउंडेड, तब आपका जो वैल्यू है दैट may or may not exist. A feasible region of a system of linear inequalities is said to be dash if it can be enclosed within a circle. ये मैंने पॉइंट अभी आपको करवाया नहीं है। दिस इज है आपका ये कॉन्वेक्स, जिसमें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट होता है। ये कॉन्वेक्स सेट में क्या होता है कि अगर मान लो जो है हमें एक रीजन गिवन है या सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है मान लो, तो कोई भी जो लाइन सेगमेंट उसके बीच में लाई कर रही है वो कन्वेक्स सेट तब कहेगा अगर वो एक कोई भी फिगर ड्रॉ करने पे उसके बीच में आ जाता है। मान लो मुझे ये लाइन सेगमेंट गिवन है, तो ये जो है एक प्लेन में ये कॉन्वेक्स कब होगा, अगर इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर लाई। ये हो गया पॉलीगॉन। सेम वे में इसको मैं एक सर्कल में एनक्लोज कर सकती हूँ। सेम वे में इसको मैं एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एनक्लोज करती हूँ। सपोज मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो फिजिबल रीजन है जो वो अगर किसी क्लोज्ड फिगर के बीच में, क्लोज्ड फिगर या पॉलीगन के बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए वो, क्योंकि x > 0, y > हम 0 लेके चलते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज अ कन्वेक्स सेट। अगर वो उसमें लाई नहीं कर रहा है देन दैट इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। मान लो मुझे ये लाइन सेगमेंट गिवन है और जो मैं क्लोज्ड फिगर लेती हूँ वो मैं
ये वाली ले लेते हैं। अब इसमें दिस पोर्शन ऑफ लाइन जो है दैट इज लाइंग आउटसाइड द क्लोज्ड फिगर। तो जब ये आउटसाइड द क्लोज्ड फिगर है तो दिस इज नॉन कॉन्वेक्स सेट्स। इस तरह का आपने कंसेप्ट ना उसमें भी किया हुआ है, 8th स्टैंडर्ड में भी किया था, जिसमें आप करते थे कि डायगोनल अगर लाई करता है आउटसाइड द फिगर तो वो कॉनकेव लेके चलते हो, और अगर वो इनसाइड द फिगर लाई करता है तो आप उसको कॉन्वेक्स लेके चलते हो। तो सेम वे में अगर लाइन सेगमेंट अगर हमें कोई गिवन है तो इसके जितने भी सेट ऑफ मतलब सॉल्यूशंस है वो अगर क्लोज्ड फिगर में लाई कर रहा है तो वी विल से दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट। अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन बाहर आ रहा है क्लोज्ड फिगर से तो दैट इज अ नॉन कॉन्वेक्स सेट। तो ये 1 मार्क के हैं। अगेन क्वेश्चंस आपने ये प्रिपेयर कर लेने हैं, डेफिनेशन जितनी भी बनती हैं दैट यू विल डू। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स में इसकी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये बन सकती हैं। तो बाकी जो है वो आपने बुक अपनी जो है वो थॉरली रीड कर लेना। बुक के अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है आपका इसमें। अब तीनों चैप्टर्स में से अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट नहीं है? फुल्ली प्रिपेयर्ड या पहले पेपर की टेंशन में आप डाउट्स भूल गए हैं? हाँ जी, नो डाउट्स। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, यू आर टू डू दैट क्वेश्चन नाउ। जस्ट अ मोमेंट।